जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री के इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी 1793, 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट्स के बारे में। आज की बातचीत हम शुरू करें उससे पहले इससे पिछले वाले सेशन में हमने एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रोविजन समाव मिस कर दिया था। उस प्रोविजन के बारे में आज अपन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। देखो, हमने बात की थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या क्या प्रोविजंस थे उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। लेकिन एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रोविजन समाव अपन से मिस हो गया था, और ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। प्रोविजन क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक नई डेजिग्नेशन दी गई और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बुलाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू फर्दर सेंट्रलाइजेशन किया गया। बेहद इंपॉर्टेंट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक नई डेजिग्नेशन दी गई और बुलाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? विलियम बेंटिक बनेंगे। विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर अपन ने इससे पिछले सेशन में पढ़ा ही था कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसको खूब एक्सेसिव पावर्स दी गई। जैसे सारा रेवेन्यू इसके अंडर में प्लेस कर दिया गया, सारी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की पावर्स इसके अंडर में प्लेस कर दी गई, सारी टेरिटरीज इसके अंडर में प्लेस कर दी गई। इनफैक्ट बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स की लेजिस्लेटिव पावर्स को सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिया गया था। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रोविजन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का अपन से इससे पिछले सेशन में समाव मिस हो गया था। जहां भी आप नोट्स लिख रहे हो, जहां भी आपने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में लिखा है, वहां पे इस एक और प्रोविजन को ऐड कर लेना, अपडेट कर लेना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक नई डेजिग्नेशन दी गई और बुलाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसको एक्सेसिव पावर्स दी गई। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसको अपडेट कर लेना, इसको अपने नोट्स में लिख लेना। अब अपन शुरू करते हैं आज की बातचीत। आज के सेशन में एक तो हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे लाया गया 1858 में। और इसके बैकड्रॉप में स्टोरी क्या है अपने को पता है। 1857 में रिवोल्ट होगा और इस रिवोल्ट के बाद कंपनी रूल को खत्म कर दिया जाएगा और ब्रिटिश क्राउन के रूल को स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। इस एक्ट के और क्या प्रोविजंस थे उनके बारे में भी आज अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या लिखा गया? एक तो ये बोला गया कि कंपनी इंडियन टेरिटरीज को सिर्फ तब तक एडमिनिस्टर कर सकती है जब तक कि पार्लियामेंट अलाउ करेगा। कंपनी इंडियन टेरिटरीज को सिर्फ तब तक एडमिनिस्टर कर सकती है जब तक कि पार्लियामेंट, या फिर अपन ये कहें कि जब तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउ करेगी। और ये सब्सटेंशियल चेंज था, बिकॉज 1833 के चार्टर एक्ट में क्या लिखा गया था कि कंपनी इंडियन टेरिटरीज को अगले 20 साल तक एडमिनिस्टर कर सकती है, गवर्न कर सकती है, पर गवर्न करेगी इन द नेम ऑफ क्राउन। बट अब 1853 के चार्टर एक्ट में क्या लिखा जा रहा है कि कंपनी इंडियन टेरिटरीज को सिर्फ तब तक एडमिनिस्टर कर सकती है जब तक कि पार्लियामेंट अलाउ करेगा। मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, पार्लियामेंट की मेहरबानी के ऊपर छोड़ दिया गया। दूसरा, 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि लंदन में बैठे हुए थे, जिनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी 24, उसको रिड्यूस कर दिया गया, उसको घटा दिया गया। और अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ को कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। और ये जो 18 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनमें से 6 को नॉमिनेट किया जाना था बाय द क्राउन। 18 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में से 6 को नॉमिनेट कौन करने वाला था? क्राउन करने वाला था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अब अपने कंट्रोल को और ज्यादा फर्म कर रही है। इसके अलावा 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू इंडियन सिविल सर्विसेज को सभी के लिए ओपन कर दिया गया, इंडियंस के लिए ओपन कर दिया गया। बेसिकली बात की गई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में कि एग्जाम दो, कंपीट करो, और जो भी क्वालिफाई कर जाएगा वो इंडियन सिविल सर्विसेज का हिस्सा बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का परमानेंट मेंबर, या फिर ये कहें कि फुल मेंबर बना दिया गया। होपफुली आपको याद होगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एडवाइस करने के लिए एक लॉ मेंबर को प्रोवाइड किया गया था।
और 1833 के टाइम पे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर्स थे और एक खुद गवर्नर जनरल था। ये जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसको एडवाइस करने के लिए एक लॉ मेंबर प्रोवाइड किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। और पहला लॉ मेंबर कौन था? टीवी मैकुले। अपन ने पढ़ा था इस सब के बारे में। बट ये जो लॉ मेंबर था, ये गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा नहीं बनाया गया था इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू। बट अब 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू इस लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फुल मेंबर बना दिया गया, परमानेंट हिस्सा बना दिया गया। मतलब अब जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? 4+1। क्या स्ट्रक्चर है? 4+1। बेहद इंपॉर्टेंट। इस 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए एक लेजिस्लेटिव विंग बनाई गई और 6 और मेंबर्स को ऐड किया गया। और ये जो लेजिस्लेटिव विंग थी, इसको बुलाया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बुलाया गया? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? 4+1 तो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अभी अपन ने देखा है 4+1 गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस 6 और मेंबर्स ऐड कर दिए गए हैं। और ये जो स्ट्रक्चर, ये जो बॉडी है, इसको बुलाया जा रहा है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बुलाया जा रहा है? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको अगर समझना है तो अपन ऐसे देख सकते हैं कि जो 4+1 गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये एक तरीके से आज के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। और ये जो +6 के साथ में पूरी बॉडी बन रही है, जिसे अपन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बुला रहे हैं, ये एक तरीके से आज का हमारा पार्लियामेंट है। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म कर दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया, 6 और मेंबर्स को ऐड किया गया। और ये जो 6 मेंबर्स थे, इनमें से 2 तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जिनको कानून की जानकारी हो, और 4 मेंबर्स लोकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आएंगे। बेसिकली बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से इन मेंबर्स को लाया जाएगा। मतलब इंडियन लेजिस्लेचर में लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू। अपन ने ये देख लिया कि लेजिस्लेटिव विंग को क्या बुलाया गया? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये लॉज को प्रोमलगेट तो कर सकती थी, लेकिन प्रोमलगेट करने से पहले इसको गवर्नर जनरल की एसेंट ज़रूरी थी, चाहिए ही चाहिए थी। और दूसरा, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसी भी बिल को वीटो कर सकता था। मतलब दिखाने के लिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना तो दिया गया, लेकिन अभी भी सब्सटेंशियल पावर किसके पास में है? गवर्नर जनरल के पास में है। बहुत सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू क्या क्या किया गया। एक तो बहुत सिंपली ये बोल दिया गया कि कंपनी इंडियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर तो कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक पार्लियामेंट अलाउ करेगा। दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया गया और अब स्ट्रेंथ कर दी गई 18, और इन 18 में से 6 को नॉमिनेट करेगा कौन? क्राउन नॉमिनेट करेगा। इंडियन सिविल सर्विसेज को सभी के लिए ओपन कर दिया गया, बेसिकली इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया। लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसका स्ट्रक्चर अब क्या है? 4+1। फिर बेहद इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया और 6 और मेंबर्स को ऐड करके बनाया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को। मतलब अब स्ट्रक्चर कैसा है इस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का? 4+1 की तो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस 6 मेंबर्स और हैं, और ये जो 6 मेंबर्स हैं, इनमें से 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और 4 लोकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आएंगे। ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये लॉज को तो बना सकती थी, लेकिन गवर्नर जनरल की एसेंट लेनी ही लेनी थी, और गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसी भी बिल को वीटो कर सकता था। ये बातचीत कही गई इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। फिर बात आती है एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे लाया गया 1858 में। बेसिकली अपने को पता है कि 1857 में रिवोल्ट हुआ, और रिवोल्ट के बाद 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया इस एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन 1858। कब पास किया? 2 अगस्त 1858 को। और इस एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कंपनी रूल को खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन के रूल को स्टैब्लिश कर दिया गया।
कंपनी रूल वॉज एंडेड एंड द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन वॉज एस्टेब्लिश्ड। और मैनेज करने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया जो कि लंदन में बैठेगा। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का कोई मेंबर होगा। इसको एडवाइस करने के लिए एक इंडिया काउंसिल बनाई गई और इस इंडिया काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 15 मेंबर्स थे। ये जो इंडिया काउंसिल थी ये एडवाइजरी थी नेचर में, ये सिर्फ एडवाइस करने के लिए बनाई गई थी। देखो, एक तो इस एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कंपनी रूल को खत्म कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के रूल को स्टैब्लिश कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा। इसको एडवाइस करने के लिए एक 15 मेंबर की इंडिया काउंसिल बनाई गई और इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। मतलब एक तरीके से ड्यूल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश कर दिया गया। इसकी जगह पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया जिसके बारे में अभी अपन ने पढ़ा है। यहाँ इंडिया में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको एक एडिशनल डेजिग्नेशन दे दी गई। उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ साथ वायसरॉय की भी डेजिग्नेशन मिल गई। वायसरॉय की भी डेजिग्नेशन मिल गई और गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स थे। 1858 के एक्ट के थ्रू ये भी बोल दिया गया कि अब फर्दर एनेक्सेशन और कॉन्क्वेस्ट नहीं किया जाएगा इंडियन टेरिटरीज का। बेसिकली ये जो 1858 का एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू कंपनी रूल को खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन के रूल को हमारे कंट्री में स्टैब्लिश कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश कर दिया गया। इसकी जगह पे लंदन में बिठा दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये ब्रिटिश कैबिनेट का कोई मेंबर होगा। इसको एडवाइस करने के लिए एक 15 मेंबर की इंडिया काउंसिल को भी स्टैब्लिश किया गया। और यहाँ इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक एडिशनल डेजिग्नेशन दी गई और इसको वायसरॉय भी बुलाया गया। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ साथ इसको वायसरॉय की भी डेजिग्नेशन दे दी गई। गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं। और ये बोल दिया गया कि अब हम इंडियन टेरिटरीज को फर्दर एनेक्स नहीं करेंगे, कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं करेंगे। ये सिंपल सी बातचीत लिखी गई इस एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के थ्रू। और हमारे कंट्री में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल स्टैब्लिश कर दिया गया। अच्छा, अपन आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है जब आप लाइक दबाते हो, कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जितने भी चार्टर एक्ट्स वगैरह अपन पढ़ रहे हैं, जितने भी एक्ट्स अपन आगे पढ़ेंगे, उन सब को अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करना, शॉर्ट नोट्स में लिखना, कंपैरिजन के फॉर्म में लिखना, देखना, उसको रिवाइज करना। तब ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी, तब ये चीज़ें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होंगी। अदरवाइज तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो लिखना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टैब्लिश हो गया इंडिया में। ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टैब्लिश होने के बाद कुछ एक्ट्स और लाए गए। उनमें सबसे पहला एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू क्या किया गया? एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को फर्दर एक्सपेंड कर दिया गया। देखो, अपना स्ट्रक्चर क्या था? 4+1 की तो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, प्लस 6 मेंबर्स और इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरी बॉडी को बुलाया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को और एक्सपेंड किया गया और बढ़ाया गया और बोला गया कि वाइसरॉय जो हैं वो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 से 12 मेंबर्स तक को नॉमिनेट कर सकते हैं। मतलब और 6 से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं वाइसरॉय। कम से कम 6 मेंबर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं वाइसरॉय इस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मतलब फर्दर एक्सपेंड किया जा रहा है। और ये जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे इनका टर्म होगा 2 साल का। कितना टर्म होगा? 2 साल का। पहले 3 नॉन ऑफिशियल इंडियंस को इस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया गया। उनके नाम क्या थे? एक तो राजा ऑफ बनारस को ऐड किया गया था, दूसरा महाराजा ऑफ पटियाला को ऐड किया गया था और तीसरा सर दिनकर राव को ऐड किया गया था। अच्छा, नॉन ऑफिशियल का मतलब ऐसे इंडियंस जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हुआ करते थे, जो कि सरकारी कोई नौकरी नहीं करते थे, सरकार का हिस्सा नहीं हुआ करते थे, उनको बुलाया जाता था नॉन ऑफिशियल इंडियंस।
तो पहले 3 नॉन ऑफिशियल इंडियंस जिनको इस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनाया गया वो कौन थे? एक तो राजा ऑफ बनारस, दूसरा महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरा सर दिनकर राव। हालांकि इनको कोई पावर्स नहीं दी गई थी, इनको एज ऑब्जर्वर्स ऐड किया गया था, लेकिन हाँ स्टेप तो है ही। पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को, नॉन ऑफिशियल इंडियंस को हिस्सा बनाया गया है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोला गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में कि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को फर्दर एक्सपेंड किया जा रहा है और वाइसरॉय को बोल दिया गया कि आप 6 से लेके 12 मेंबर्स तक को नॉमिनेट कर सकते हो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल का पहले से स्ट्रक्चर ये था 4+1 गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस 6 मेंबर्स। अब इसमें कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर्स को और नॉमिनेट किया जा सकता है वाइसरॉय के द्वारा, जिनका टर्म होगा 2 साल का। 3 पहले नॉन ऑफिशियल इंडियंस जिनको ऐड किया गया था वो कौन थे? एक तो राजा ऑफ बनारस, दूसरा महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरा सर दिनकर राव। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की गई, एक 5th मेंबर और ऐड कर दिया गया इस वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पब्लिक वर्क्स के लिए। ये जो 4+1 है इसमें एक और मेंबर को ऐड कर दिया गया, मतलब एक और मेंबर ऐड हो गया तो कैसा स्ट्रक्चर हो गया 5+1। पहले 4+1 था, एक और मेंबर ऐड कर दिया गया तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया 5+1। और इसके हिसाब से ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका भी स्ट्रक्चर बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा अब 5+1 की तो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस 6 मेंबर्स पहले ही ऐड कर दिए गए थे और अब 1861 के काउंसिल एक्ट के थ्रू ये बोल दिया गया था कि कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं वाइसरॉय। तो अब नया स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। 1874 में फिर एक और 6th मेंबर को ऐड कर दिया जाएगा इस वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। मतलब 1874 में ये जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा 6+1। देखो कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप इसको एक पेज में कंपैरेटिव फॉर्म में लिखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कहानी कैसे चली है। कि पहले तो 1833 में क्या था, 1833 में 3+1 और +1 मेंबर था इस गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और ये जो 1 मेंबर था ये लॉ मेंबर था जो कि हिस्सा नहीं था इस गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। फिर 1853 में क्या किया गया, 1853 में ये जो लॉ मेंबर है इसको परमानेंट हिस्सा बना दिया गया गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। मतलब गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कैसी बनी 4+1। फिर अपन ने ये देखा कि ये जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसका 4+1 तो कर ही दिया, साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को भी सेपरेट किया गया और एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। अब वो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कैसी दिख रही थी, उसमें 6 और मेंबर्स को ऐड कर दिया गया। ये थी हमारी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर आया 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इस इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू एक तो 5th मेंबर ऐड कर दिया गया इस गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, मतलब 5+1 हो गया। +6 ये पहले से ही थे, 1853 के टाइम से ही थे, और प्लस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एक और एक्सपेंड किया गया और बोला गया कि कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है बाय द वाइसरॉय। और फिर 1874 में ये जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें एक और मेंबर को, 6th मेंबर को और ऐड कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगी 6+1। तो इसको ध्यान रखना, इसको एक स्ट्रक्चर में लिखो, फॉर्म में लिखो और ऐसे ड्रॉ करो, कंपेरिजन करो, आपको सब समझ में आएगा। इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। बेसिकली आज जैसे मिनिस्टर्स के बीच में डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए जाते हैं वैसे ही पोर्टफोलियो सिस्टम, डिपार्टमेंट्स के सिस्टम को, कि ये आदमी के पास में ये डिपार्टमेंट रहेगा, उस पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया इस 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू। वाइसरॉय को अपनी काउंसिल के किसी भी डिसीजन को ओवररूल करने की अथॉरिटी दी गई। वाइसरॉय को अभी भी बेहद पावरफुल रखा गया और बोला गया कि आप अपने काउंसिल के किसी भी डिसीजन को ओवररूल कर सकते हो। इमरजेंसी के दौरान वाइसरॉय जो है वो ऑर्डिनेंस को भी इशू कर सकते थे, और ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते थे विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द काउंसिल। काउंसिल से बिना पूछे ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते थे वाइसरॉय ड्यूरिंग इमरजेंसी। बेहद इंपॉर्टेंट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को शुरू कर दिया गया। बेसिकली बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को एक बार फिर से रीस्टोर कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर्स छीनी गई थी अब उनको वापस से रीस्टोर कर दिया गया। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में क्या लिखा गया। एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर दिया गया। कैसे एक्सपेंड किया गया, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस 6 मेंबर्स तो पहले से ही थे,
इस 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या बोल दिया गया कि कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा सकता है इस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाय द वाइसरॉय। 3 पहले नॉन ऑफिशियल इंडियंस जिनको लाया गया, हिस्सा बनाया गया, वो कौन थे? एक तो राजा ऑफ बनारस, दूसरा महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरा सर दिनकर राव। इसी 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू ये जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें एक और मेंबर को ऐड कर दिया गया और ये जो एक और मेंबर था, इसका काम था पब्लिक वर्क्स। क्या था? पब्लिक वर्क्स। 1874 में इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक और मेंबर को ऐड कर दिया जाएगा, 6th मेंबर को भी ऐड कर दिया जाएगा। फिर इस 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू पोर्टफोलियो सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। वायसरॉय को अथॉरिटी दी गई कि वो अपने काउंसिल के किसी भी डिसीजन को ओवररूल कर सकते हैं। वायसरॉय को अथॉरिटी दी गई कि वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द काउंसिल। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत कर दी गई और बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को एक बार फिर से रिस्टोर कर दिया गया। और इसके अलावा वायसरॉय की एसेंट को कंपलसरी कर दिया गया ऐसे बिल्स के लिए जो कि पब्लिक रेवेन्यू या डेट से रिलेट करते थे, जो कि मिलिट्री, रिलीजन या फिर फॉरेन अफेयर से रिलेट करते थे। मतलब ऐसे बिल्स को वायसरॉय की एसेंट के बिना पास नहीं किया जा सकता था। एक तरीके से वायसरॉय को वीटो पावर दे दी गई कि अगर वायसरॉय एसेंट नहीं देगा तो ये बिल्स को पास किया ही नहीं जा सकता है। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि लंदन में बैठा हुआ था, उसको भी पावर दी गई कि वो वायसरॉय की काउंसिल के किसी भी एक्ट को अपने हिसाब से डिसॉल्व कर सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फाइनली 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फॉर्मेशन की बात की गई। बोला गया कि प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को फॉर्म किया जाए और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इस्टेब्लिश किया गया। बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया 1862 में, NWFP में इस्टेब्लिश किया गया 1886 में और पंजाब और बर्मा में इस्टेब्लिश किया गया 1897 में। देखो, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। एक तो एक्सपेंड किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ये अपन में समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसको याद रख लेना कि 3 नॉन ऑफिशियल इंडियंस को ऐड किया गया था, एक तो राजा ऑफ बनारस, दूसरा महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरे सर दिनकर राव। बेहद इंपॉर्टेंट, 5th मेंबर को ऐड कर दिया गया टू दी वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल और ये जो 5th मेंबर था, इसका काम क्या था? पब्लिक वर्क्स। बेहद इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये पूछा जाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। वायसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दे दी गई विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ काउंसिल, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत कर दी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को एक बार फिर से रिस्टोर कर दिया गया। फिर इसके अलावा वीटो पावर दे दी गई एक तरीके से। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोल दिया गया कि आप वायसरॉय की काउंसिल के किसी भी एक्ट को डिसॉल्व कर सकते हो। और फाइनली 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या बोला गया कि प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को फॉर्म किया जाए। फॉर्म किया भी गया, बंगाल में किया गया 1862 में, NWFP में किया गया 1886 में और पंजाब और बर्मा में किया गया 1897 में। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन है, अगर आप लिख रहे हो, अच्छे से शॉर्ट नोट्स को बना रहे हो तो ये बेहद इजी सेशन है। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तो दिक्कत वाली बात है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।